हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। और बच्चों, पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ हम एक वीडियो में समाप्त करेंगे। आई होप कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया बच्चों, तो फिर चैप्टर नंबर 8 के किसी भी सवाल में मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। ठीक है, बशर्ते शर्त इतनी है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखना और जो भी मैं आपको समझाऊं उस बात को पूरी समझने की कोशिश करना। ठीक है, और मैं समझाऊंगा ही इस तरीके से कि आपको सारी बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। बस जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं पूरा समझना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। ठीक है बच्चों, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना जो आपको अपने छोटे भाई बहन और जानकारी अपने जो जानकारी में बच्चे हैं उनको देनी है, जो 9th से इस साल 10th में आए हैं और 11th से इस साल 12th में आए हैं। बच्चों, आप लोगों को हमने तैयारी कराई है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई है, आप लोग खुद कहते हैं। और इससे भी और ज़्यादा बेहतर अगर आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़वाना चाहते हैं हमसे, तो बच्चों हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको जरूर डिटेल में बच्चों को समझाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों यार ऐड करने हैं। देखिए, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो अब आपका भी फर्ज बनता है, वो भी हमने बिना एनी प्रॉफिट, बिना किसी कॉस्ट के, फ्री में हमने आपको इतनी बात जो है अच्छे से सारे चैप्टर्स कराने की कोशिश की। सारे चैप्टर कराए भी और करा भी रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी और शॉर्ट पेपर भी कराने और सारी चीज़ें फ्री में हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल से अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ने होंगे बच्चों। ठीक है, आप जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हों, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस क्लास के अपने छोटे बच्चों को, यानी अपने छोटे से बच्चे जो क्लास में 11th में पढ़ते हैं उनको आप लोग एक बार जाके अनाउंस करिए। देखिए, हम बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15 मार्च से, ठीक है बच्चों, न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, न्यू बैच हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th और 10th के लिए बच्चों। ठीक है, क्लास 10th और 12th का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों हम लोग आपको देंगे क्या, देखिए जब हमको क्लास 12th पढ़ाएंगे तो आपको सबसे पहले तो पूरी क्लासेस फ्री मिलेंगी। आपको सारी क्लासेस क्लास 12th और 10th की मैथ की सभी क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन वीडियो, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों अलग से अगर आप हमसे बच्चों नोट्स चाहते हैं, देखिए नोट्स ठीक है, मैथ के पूरा सॉल्यूशन, मैथ का पूरा सॉल्यूशन PDF के रूप में, ठीक है, आपको बेहतरीन नोट्स मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर हम आपको देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, IMP क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम में तुरंत फंसते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए आपको हम मॉडल पेपर देने वाले हैं, और भी जितनी भी मैथ से संबंधित इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से चीजें होंगी वो सारी चीज टोटल जो है यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। और पूरा का पूरा आपको बच्चों जो है स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, स्टडी पूरा मटेरियल हम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्लास 12th के लिए जो हमने फीस रखी है, देखिए थोड़ा सा आपको न्यूनतम फीस पे करनी पड़ेगी। और ये फीस कोई ज्यादा फीस नहीं है बच्चों, देखिए बहुत न्यूनतम फीस है और आप सुनकर चौंक जाएंगे। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे बच्चों, वहां आपको 4 से 5 हज़ार रुपए पूरे पे करने पड़ते हैं, या 4 से 5 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं अगर आप मंथली भी पढ़ते हैं। ठीक है, जब जाके आपको आने का आधा घंटा वेस्ट, जाने का आधा घंटा वेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में बच्चों। 400 रुपये पूरे साल की फीस है ये मैथ की बच्चों। ठीक है, और क्लास 10th के लिए 300 रुपये पूरे साल की फीस है ये। ठीक है बच्चों, पूरे साल की फीस सिर्फ 400 रुपये क्लास 12th के लिए और 300 रुपये क्लास 10th के लिए हमने न्यूनतम फीस रखी है। ठीक है बच्चों, तो इतने रुपए यार, ये फीस आपकी एक महीने की ऑफलाइन कोचिंग की फीस भी नहीं होगी। और यहाँ पर हम एक महीने से कम की फीस में पूरे साल आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा सिलेबस आपको हम कवर कराने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तैयारी हम कराने वाले हैं। आप लोगों ने देखी भी है वीडियो, और जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये सारी वीडियो आफ्टर सम टाइम सभी प्राइवेट वीडियो हो जाएंगी, फिर आप इनको नहीं देख पाएंगे, फिर जो न्यू वीडियो अपलोड होंगी उन्हीं को आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक क्लास 12th के एग्जाम नहीं हो रहे हैं टेंशन ना लीजिएगा, मैं नहीं प्राइवेट कर रहा हूँ। लेकिन जो नए बच्चे आएंगे वो इन वीडियो को नहीं देख पाएंगे, जो पुराने बच्चे हैं हमारे वो देख रहे हैं और देखते रहेंगे।
जब तक एग्जाम समाप्त नहीं हो रहे हैं तब तक, मतलब जब तक मैथ का एग्जाम नहीं है। उसके बाद मैं इनको प्राइवेट कर दूंगा, फिर कोई भी बच्चा इनको नहीं देख पाएगा, नई वीडियो ही आपको देखनी पड़ेगी। और आपको हमारा बच्चों ये पेड कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं, पेड कोर्स, ये आपको बच्चों ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको हम क्लास 12th और 10th की पूरी क्लासेस देने वाले हैं मैथ्स की बेहतरीन तैयारी के साथ, ठीक है। और नोट्स देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें सॉल्व भी कराएंगे, मॉडल पेपर भी देंगे। पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के लिए 400 रुपये, क्लास 10th के लिए 300 रुपये में, ठीक है बच्चों। और एक भारी ऑफर है बच्चों, भारी ऑफर क्या है? ऑफर ये है बच्चों, अगर आप 15 मार्च तक हमारा ये बैच ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है, आपको फायदा होगा। उसमें फायदा क्या है बच्चों कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगर आप 15 मार्च तक ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो 400 रुपये फीस है क्लास 12th की, वो कट कर सिर्फ 360 रुपये रह जाएगी। और 360 रुपये के बाद आपको कोई भी पे नहीं करना है पूरे साल। इतने रुपए में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी एकदम बेहतरीन क्वालिटी के साथ, ठीक है बच्चों। और क्लास 10th के लिए जो है 300 रुपये कटकर हो जाएंगे फिर आपके सिर्फ 270 रुपये। पूरे साल की फीस आपको इतनी पे करनी है अगर आप 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो जितनी भी आपके छोटे भाई बहने आस पड़ोस या जानकारी में हैं उन्हें सूचना दीजिए, बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। 15 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है। और आप लोग बैच में ऐड हो जाइए, आपको हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में ही हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। या फिर हो सकता है ऐप भी हम अपना बनवा लें और ऐप में सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें। जो भी है आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के ये चीज़ आपको तुरंत, अगर आप पे करना चाहते हैं बच्चों, तो हमारे मोबाइल नंबर या कोई जानकारी लेना चाहते हो तो 8923824554 पर बच्चों हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। बस आपको करना इतना है, पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट करें, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई भी। और जब भी आप पेमेंट करें तो आपको स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज़ आपको करनी है, बहुत अच्छा मौका है। इससे ज़्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और यह सस्ता क्या है, ये तो फीस ही मान लो यार, 400 रुपये 300 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात फीस नहीं है बच्चों, बहुत कम फीस है। ऊपर से डिस्काउंट हो रहा है 10%, तो फिर तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए बच्चों। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप जरूर ज़्यादा ज्वाइन कराइए एक ही क्लासेस पर, ओके बच्चों, एक ही क्लासेस पर, ठीक है। बेहतरीन तैयारी होगी एकदम स्ट्रेटेजी के साथ। आप जानते हैं बच्चों, मैंने आपको पूरा साल फ्री में पढ़ाया है, और जब फ्री में मैं इतना बेस्ट दे सकता हूँ तो पेड क्लास में कितना बेस्ट दूंगा, यू नो ऑलरेडी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। अब बच्चों जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है बच्चों। समाकलन के अनुप्रयोग में क्या है बच्चों, आज फिलहाल हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ये डिपेंड है, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जो है, जिसमें परवलय आपने पढ़ा होगा, शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन, जिसमें परवलय आपने पढ़ी होगी, अति परवलय पढ़ी होगी, वृत्त पढ़ा होगा, दीर्घवृत्त पढ़ा होगा। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ 12th में पूरा का पूरा उठ के आ गया है। क्योंकि वहाँ पे परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, इन सब के आपने समीकरण पढ़े होंगे। अगर आपको वो समीकरण नहीं पता है, ग्राफिकली भी नहीं पता है, तो फिर बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जाके देख लीजिएगा वो सारी चीज़ें, और नहीं टेंशन ना लो, मैं एक बार 11th का यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नहीं जो चीज़ें हमें 11th की जरूरत पड़ेंगी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ समझाऊंगा, बस उनको कर जरूर लीजिएगा, वरना चैप्टर आपको दिक्कत दे जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बता दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, 11th का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, चलो ठीक है। तो आप इसको जो है कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए बेसिकली हमने जो 11th में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों, देखिए 11th में, देखिए मैं थोड़ा सा, मैं 11th को छोड़ो, पहले मैं बताऊंगा लास्ट में उस चीज़ को। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अभी जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। हम बच्चों वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ के आ रहे हैं। अभी चैप्टर नंबर 7 में लास्ट की जो एक्सरसाइज थी डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन पढ़ा था। और निश्चित समाकलन में बच्चों हम क्या करते थे, हम कुछ ये चीज़ें पढ़ते थे, देखिए इस तरीके से। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे ये इंटीग्रेशन, बच्चों थोड़ा सा मेरे साइड में यहाँ बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ वगैरह से असुविधा हो तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है और कंस्ट्रक्शन का काम भी रोका नहीं जा सकता है, तो दोनों ही चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक, देखिए बच्चों, हम यहाँ पे हमने निश्चित समाकलन में पीछे क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमें कुछ लिमिट दे रखी होती थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मान लीजिए ए और ये बी, और यहाँ पर एक फंक्शन f(x) दे रखा होता था dx, और उसका हमें समाकलन करना पड़ता था। यही तो हम निश्चित समाकलन में पढ़ के आए हैं बच्चों पीछे। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर हमें क्या हुआ था बच्चों कि हमें एक लिमिट दे रखी होती थी इंटीग्रेशन में। बच्चों, इंटीग्रेशन में हमें एक लिमिट दे रखी होती थी a to b, और एक फंक्शन दिया होता था f(x) dx, और उसका हम इंटीग्रेशन करते थे और सॉल्यूशन जो आता था वो हमारा आंसर होता था बच्चों। ठीक है, तो एक्चुअली ये डिनोट किसको करता था, ये डिनोट किसको करता था, ये डिनोट करता था बच्चों यहाँ पर किसी क्षेत्रफल को। ये चीज़ किसको डिनोट करती थी, किसी क्षेत्रफल को। ठीक है, यानी कि हम कुछ जगह का क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात करते थे, यानी लिमिट a और लिमिट b के बीच में जो भी क्षेत्रफल आता था, जो भी जगह आती थी, हम उसका यहाँ पे एरिया निकालते थे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और इस चैप्टर में भी हम यहाँ पे बेसिकली एरिया, मतलब वहाँ पे समाकलन करते थे, होता था वो एरिया, होता तो वो एरिया ही था, बट एक्चुअली वहाँ पे हमने इस चीज़ को इतना शो नहीं किया था। बट ये पूरा चैप्टर डिपेंड ऑन एरिया है। इस पूरे चैप्टर में हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है, आप जानते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग मीन्स कि समाकलन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक तो हम वहाँ पे ज्ञात करते थे समाकलन का जो यूज है वो बेसिकली बच्चों एक तो जियोमेट्री में होता है। किस में होता है, जियोमेट्री में, और इस चैप्टर में यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालने में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रदर्शित करती है, ये जो प्रदर्शित करती है, ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है बच्चों, क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करती है ये पूरी पूरी चीज़। जैसे मान लीजिए ये हमारा XY प्लेन है। ठीक है बच्चों, और ये जो f(x) है, ये जो f(x) है, इस f(x) का मान लीजिए ग्राफ ये है। ठीक है, ये क्या है, कोई f(x) दे रखा है, y बराबर f(x), ये कोई कर्व है, और इसका ग्राफ मान लीजिए ये है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है क्या, x बराबर a और x बराबर b लिमिट है। तो यहाँ पे मान लीजिए x बराबर a है और यहाँ पे मान लीजिए x बराबर b है। भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो x बराबर a है और यहाँ से यहाँ तक x बराबर b है। तो हमें a और b के बीच में और इस कर्व y बराबर f(x) दे रखा है इसके बीच में, और ये जो x बराबर a x बराबर b क्या है, लिमिट है ये, यानी x पे चलेगी दूरी a और चलेगी दूरी b, यानी इनके बीच में इस तरीके से ये मुझे एरिया ज्ञात करना है बच्चों, ये एरिया मुझे ज्ञात करना है। ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि ये जो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये क्षेत्रफल किससे मिलकर घिरा हुआ है बच्चों, ये जो क्षेत्रफल है ये घिरा हुआ है x बराबर a और x बराबर b के बीच, और ग्राफ y बराबर f(x) के ग्राफ के बीच और x अक्ष के ऊपर। फिर बता रहा हूँ मैं, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जो भी हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, वो जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किससे मिलकर घिरा हुआ है बच्चों, एक तो x अक्ष से ऊपर और इस कर्व के ग्राफ और x बराबर a और x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, x अक्ष से ऊपर, ग्राफ के नीचे, x बराबर a से आगे और x बराबर b से पीछे का ये जो बीच में आ रहा है क्षेत्रफल, इसको हम ज्ञात कर रहे हैं और ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो भी हमें फंक्शन दे रखा है f(x), इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा वही हमारा इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बच्चों, एक तो साधारण वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में। एक तो सिंपल कर्व दे रखे होंगे और उन कर्वों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, एक हम ये पढ़ेंगे कि सरल रेखा तथा वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो हम साधारण वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, एक हम सरल रेखा और वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल को निकालेंगे, और तीसरा बच्चों दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है बच्चों,
साधारण वक्र यानी कोई एक कर्व दे देगा, सिर्फ एक कर्व का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी कभी एक लाइन और एक कर्व के बीच का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी कभी दो वक्रों दो कर्वों के बीच का क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम बच्चों यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी लाइन हो गया, किसी लाइन का ग्राफ दे रखा है, कोई लाइन दे रखी है, उसका हमें जो क्षेत्रफल निकालना, लाइन और एक्स अक्ष और x बराबर a और x बराबर b के क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर हमें किसी कोई वक्र दे रखा हो, क्या हो, कोई वक्र दे रखा हो, वक्र में क्या क्या आएगा देखिए इस चैप्टर में, एक तो आपकी परवलय आ सकती है, अति परवलय आ सकती है, दीर्घवृत्त आ सकता है, वृत्त आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक वृत्त आपको दे रखा है, वृत्त का आपसे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बच्चों आपने वृत्त का क्षेत्रफल का वो जो है वृत्त का जो समीकरण है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो मैंने भी आपको चैप्टर बताया था कॉनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद, उसके अंदर वृत्त का बच्चों जो समीकरण होता है वो होता है x² + y² इज इक्वल टू a², जहां a क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, a क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका प्लेन और ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका क्या है, सर्कल है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। मतलब कि मान लीजिए कि ये x बराबर 0 और ये x बराबर a, यहाँ से यहाँ तक है भाई। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, ये देखिए ये मूल बिंदु होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पूरे सर्कल का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सिर्फ हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, इस भाग का क्षेत्रफल, यानी इसको हम नाम भी दे सकते हैं OAB। इस OAB भाग का क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे फिर, जब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको समझिए आप। पहले हम इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जैसे ही इस पार्ट का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसमें फिर हम 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा। भाई एक भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा और 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये चारों खंड आपस में बराबर हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे साहब और 4 से गुणा कर देंगे, पूरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो निकालेंगे। तो उसके लिए निकालने के लिए देखिए क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए यहाँ पे लिमिट्स। लिमिट्स मतलब कि ये जिस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो जो भाग है वो किन किन वैल्यू के बीच में आ रहा है, किन लिमिट्स के बीच में आ रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ इसकी जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, a है, यानी 0 से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, a है। इट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, x बराबर a हो गया। और बच्चों ये ग्राफ जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है बच्चों यहाँ से, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ। तो देखिए x अक्ष पे चली गई दूरी यानी x बराबर a, और y अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, x की। तो y अक्ष पे जो x का मान होता है वो 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे, 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और x इज इक्वल टू a पर आके रुक रहा है। तो हमारी जो लिमिट हो गई वो x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में हो गई। यानी अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो x अक्ष से ऊपर x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में, और इस ग्राफ ये जो वृत्त है इस वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। हम वो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में, x अक्ष से ऊपर और इस वृत्त के नीचे आ रहा है, ये वाला एरिया हम निकाल रहे हैं, यानी जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है वो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारी जो लिमिट्स हैं वो x की फॉर्म में है। लिमिट किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। तो हम इस यहाँ से x की फॉर्म में y की वैल्यू निकालेंगे, x की फॉर्म में किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। क्योंकि लिमिट x की फॉर्म में है तो y की वैल्यू x की फॉर्म में ही निकालनी पड़ेगी। कभी कभी लिमिट y की फॉर्म में दे रखी होती है तो फिर वहां से y की वैल्यू निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू निकालते हैं y की फॉर्म में। जिसकी फॉर्म में आपको लिमिट दे रखी है उसी की फॉर्म में आप फंक्शन लगाओगे। ठीक है, देखिए तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया OAB बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक, या x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, x बराबर 0 क्या हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगी अपर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट। ठीक है, तो x बराबर 0 तो हो गई लोअर लिमिट और x बराबर a हो गई अपर लिमिट, और y
dx। अब ये y dx क्यों? क्योंकि लिमिट हमारी x की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम y का मान लगाएंगे किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में, और x की सापेक्ष ही अवकलन होगा। अगर आपको लिमिट y की फॉर्म में दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो फिर आप यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और आपकी लिमिट भी y की फॉर्म में होंगी, और यहाँ पर x का मान लगाओगे y की फॉर्म में। फिलहाल यहाँ पर हमारी लिमिट x की फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पर हम y की जगह वैल्यू लगाएंगे x की फॉर्म में, और अवकलन भी x के सापेक्ष होगा। ये बात विशेष आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों इस सर्कल से। यहाँ से y का मान निकालो, देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर को भेज दो राइट में, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब देखिए, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं ये प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यानी प्लस प्लस के होते हैं दोनों। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंबल माइनस का हट जाएगा, प्लस का रहेगा बस, ठीक है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे, 0 से a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, और समाकलन करके जो भी आएगा फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस भाग का क्षेत्रफल होगा, OAB भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर हमें चाहिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 4 गुणा एरिया OAB, ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे पूरे एरिया OAB में, यानी 4 गुणा 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप करेंगे जब आपको कोई सिर्फ साधारण वक्र दे रखा हो, साधारण वक्र से, वक्रों से नहीं, वक्र से, साधारण वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल दे रखा हो, ठीक है, तो आप ऐसे करने वाले हैं। आप कहेंगे साहब मैंने तो एक भाग का निकाला, मैं तो नहीं निकालना चाहता आपसे, मैं तो ऐसे करूंगा कि मैं तो पहले पूरे आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, और फिर आधे वृत्त का जब मैं क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो उसमें 2 से गुणा कर दूंगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बिल्कुल भाई, मैंने कब मना किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर लीजिए। आप चाहते हैं कि भाई हम तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 4 भाग में नहीं 2 भाग में निकालेंगे, यानी हम पहले निकालेंगे इस भाग का क्षेत्रफल और 2 से गुणा कर देंगे तो आधा और मिल जाएगा, सो पूरा हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लीजिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, a है, तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव साइड में x बराबर माइनस a, और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव साइड में x बराबर a। तो फिर आपको लिमिट बस चेंज करनी पड़ जाएगी। क्या, अब जो लिमिट होगी, क्योंकि हम क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं बच्चों वो निकाल रहे हैं अब ये वाला भाग का, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। इसे आप ABCDA से भी बोल सकते हैं। इस भाग का आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल लो साहब। बस आपको करना क्या है कि ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है x बराबर माइनस a से और एंड हो रहा है x बराबर प्लस a पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ABCDA बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, x बराबर माइनस a से लेके x बराबर प्लस a तक, माइनस a से लेके प्लस a तक, और y dx। क्योंकि लिमिट हमारी x अक्ष पर है तो यहाँ पर y की वैल्यू x की फॉर्म में लगाएंगे, तो y की वैल्यू x की फॉर्म में क्या है, वही लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस a से a और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपका आधे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा ये। अब आपको चाहिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो फिर आपको क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 इंटू माइनस a से a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा करे, ठीक है। आप आधे वृत्त का निकाल लो, 2 से गुणा कर दो, पूरे वृत्त का आ जाएगा, या फिर आप 1/4 भाग का निकाल लो, 4 से गुणा कर दो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब था, ये जब हमें कोई सिंपल एक वक्र दे रखा हो, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे करके निकालेंगे। या फिर बच्चों जब आपको एक सरल रेखा और एक वक्र के बीच का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो समझ लीजिए जाइए, ठीक है। यानी आपको एक सिंपल लाइन दे रखी है और एक वक्र दे रखा है, कोई वृत्त, परवलय, अति परवलय, इनमें से कोई एक दे रखा है, तो आप कैसे क्षेत्रफल निकालने वाले हैं,
तो उसको समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये वाला अगर आप टॉपिक चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं मान लीजिए y बराबर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे आपको एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक सरल रेखा दे रखा है, और एक आपको ये रेखा है, क्या है, ये रेखा है, और एक आपको कोई वक्र दे रखा है, क्या कि वक्र आपको कुछ ऐसे दे दे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या है, एक वक्र है जिसे हम परवलय बोलते हैं। ये क्या है, परवलय का समीकरण है, ठीक है। कौन सी परवलय है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड दाएं सीमा में एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड वाली परवलय है। मैं भी ये सारी चीज़ समझाऊंगा भी, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत पछताओगे, ठीक है, क्योंकि आपने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी ना, मैं भी ये सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। 11th का कॉन्सेप्ट थोड़ा साइड में लूंगा, लास्ट में समझाऊंगा। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, और आपने वो नहीं समझा तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आ सकता, गारंटी है आपको, देख लेना नहीं तो आप, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये परवलय है, हमें इससे और इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो सपोज ये कुछ इस तरीके से है, सपोज जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये जो है चलो ऐसे नहीं, बस बना कैसे भी लो, तुम्हारी इच्छा है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। एक ये भी होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो कुछ इस तरीके से मान लो इसका कर्व होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये तो हो गई जो है आपकी ये वाला वक्र हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब मैं एक ऊपर समझा देता हूँ, इधर तो मैंने आपको समझा दिया एक, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है कि ये ऊपर की तरफ बने, नीचे इधर की साइड का तो आप समझ गए ना, एक बार ऊपर का समझ लीजिए, ठीक है। और ये लाइन है, मान लीजिए इस लाइन का ग्राफ, ये लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, ये लाइन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। भाई एक्चुअल में मुझे नहीं पता ये कहाँ हो जाएगी, क्योंकि मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं ऐसे ही अंदाजे से बना रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लाइन हो गई ये वाली, और ये वक्र हो गया ये वाला, और इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है प्यारे, तो देखिए ये वाला है, ये वाला, ये एरिया निकालना, यानी ये वाला रेड जोन, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन और इस परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु ये, और यहाँ पर एक लाइन और ये परवलय प्रतिच्छेद करिए, ये दो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। मान लीजिए प्रतिच्छेद बिंदु जो है भाई, इस लाइन को और इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़ा होगा। दो लाइनों के बीच जो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालने, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आपने क्लास 10 में पढ़ी होंगी, कोई से भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बिंदु और ये बिंदु हम निकाल लेंगे। मान लीजिए ये आ गया a, b, और ये वाले जो प्रतिच्छेद बिंदु है मान लीजिए आपके c, d आ गए, ठीक है। भाई इस परवलय और इस सरल रेखा, ये दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काट रही है, यहाँ और यहाँ पर। तो जिस बिंदुओं पर ये रेखा और परवलय काटेंगी, पहले वो हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो a, b मान लीजिए आ गए, c, d आ गए, जिसमें ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये आप जानते होंगे, छोटी सी बात है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहले तो ये वाली लिमिट और ये, इट मीन्स कि यहाँ पर इसमें x की वैल्यू कितनी है कि a है, तो x इज इक्वल टू -a। भाई माइनस में आएंगे क्योंकि नेगेटिव साइड में है ना x की वैल्यू, तो माइनस आएगी। तो x इज इक्वल टू -a, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो x इज इक्वल टू c, ये लिमिट हो गई। तो अब देखिए जो एरिया हमें निकालना है वो कैसे बाउंड, किसमें किससे घिरा हुआ है, x अक्ष के ऊपर x बराबर -a और x बराबर c लिमिट के बीच में, और यानी कि x अक्ष से तो ऊपर है, x बराबर -a x बराबर c के बीच में, और इस परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए यार, ये वाला एरिया। अब क्या करें, तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको नाम दे दें। अगर ये मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, तो पहले प्यारे बच्चों हम एरिया a b c d e a, ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे पहले, ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये एरिया निकालेंगे पहले पूरा। तो क्या करेंगे, x बराबर -a से x बराबर c तक है ना, ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, -a से लेके +c तक जा रहा है, तो ये पूरा एरिया हम पहले निकालेंगे, ठीक है। और फिर इस एरिया में से ये वाला एरिया घटा देंगे, ये जो ब्लैक वाला है, ये एरिया हम जो है माइनस करेंगे, तभी तो हमें ये वाला एरिया प्राप्त होगा। आप समझ पा रहे हैं ना,
इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया हटा दूं, ये वाला एरिया हटा दूं, ये वाला एरिया पूरा हटा दूं, ये जो मैं बार बार मार्कर फैला रहा हूं, ये वाला एरिया मैं पूरा हटा दूं, तो क्या मेरे पास यार ये वाला एरिया नहीं बचेगा? ऑफ कोर्स बचेगा। तो बस ऐसे ही निकालना है। अब इसको शो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, वो आप समझिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया। हमें जो चाहिए वो कौन सा एरिया चाहिए, हमें वो चाहिए ई बी सी ई, ई बी सी ई, ई बी सी ई, ये एरिया चाहिए हमें। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे पूरा एरिया, और ये कहां से कहां तक है, x इजिकल टू माइनस ए और x इजिकल टू सी के बीच में है। तो इंटीग्रेशन x इजिकल टू माइनस ए और x इजिकल टू सी और y dx, ठीक है, एंड माइनस एरिया। अब देखिए जो y dx है, यहां पर देखिए एक चीज समझ लीजिए आप थोड़ा सा, हम जो है ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं। तो यार ये बताइए, हम जो एरिया निकाल रहे हैं वो इस लाइन और इस वक्र के बीच का निकाल रहे हैं। तो फिलहाल हमने ये पूरा एरिया निकालना है पहले हमें। तो ये पूरा एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे एरिया में इन्वॉल्व कौन है, इस पूरा एरिया को जब हम निकालूंगा, मैं ये पूरे एरिया को निकालूंगा, तो इसमें इन्वॉल्व कौन है, जिम्मेदार कौन है, इसमें आ कौन रहा है, तो इसमें आ रही है ये लाइन। देखो ये लाइन इन्वॉल्व है भाई, इस परवलय का तो कोई हाथ नहीं है, तो अलग है, मुझे ये एरिया चाहिए। तो इसमें ये देखो लाइन आ रही है, ये लाइन इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे कहां से, लाइन से, और उसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। फिर में से घटाएंगे किसको, इस वाले एरिया को। तो इस एरिया को जब घटाएंगे तो इसमें कौन आ रहा है, देखिए इसमें आएगा, देखो जब इसे घटाऊंगा तो इसमें देखो ये वाली, ये परवलय इन्वॉल्व है। देखो ये परवलय इन्वॉल्व है या नहीं इस वाले क्षेत्रफल में। तो यहां से लिमिट तो वही रहेगी माइनस ए से सी तक, x इजिकल टू माइनस ए से x इजिकल टू सी तक, और यहां से y का मान कहां से निकालेंगे, परवलय से, पैराबोला से, और dx। ठीक है, समझ पाए हमने यहाँ पे लाइन क्यों ली, यहाँ परवलय क्यों ली, ध्यान से समझिए। क्योंकि मैंने पूरा एरिया निकाला, तो पूरे एरिया में ये लाइन ही तो आ रही है, तो इसलिए यहाँ से लाइन से निकालेंगे y का मान। और जब मैं ये घटाऊंगा तो इसमें ये परवलय इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैंने यहाँ से फिर y का मान निकालूंगा परवलय से, और इसका अवकलन कर देंगे। जैसे मान लीजिए x इजिकल टू माइनस ए से सी तक, और y की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस सी माइनस ए एक्स, यानी y की वैल्यू आएगी माइनस सी माइनस ए एक्स, और b को भेज दो बटे में, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि माइनस सी माइनस ए एक्स अपॉन बी, और dx यानी पूरा एरिया आ गया ये। और में से माइनस कर रहे हैं फिर माइनस ए से सी, परवलय से y की वैल्यू, परवलय से y की वैल्यू क्या आएगी, परवलय कहाँ है भाई हमारी, ये रही, यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो ये डिवाइड में आ जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, ऐसे करके, और dx ऐसे निकालेंगे। समझ में आ रहे हैं आप। अगर किसी लाइन और किसी कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लिमिट लेनी है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के, और उन लिमिटों को लिखना है, और फिर आप पूरा एरिया निकालो। तो ये पूरा एरिया किससे बाउंडेड है, इसमें कौन किससे बाउंड है एरिया, सिर्फ इसमें ये लाइन, ये जो पूरा एरिया है किससे बंधा हुआ है, एक्स अक्ष से ऊपर, x इजिकल टू माइनस ए और x इजिकल टू सी के बीच में, और इस लाइन के नीचे का क्षेत्रफल है ये। x फिर समझिए, x अक्ष के ऊपर, x इजिकल टू माइनस ए और x इजिकल टू सी के बीच में, और इस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के नीचे का क्षेत्रफल है। तो इसमें ये लाइन इन्वॉल्व है, तो पहले हम यहाँ पे लाइन से निकालेंगे y की वैल्यू, और जब इसको हम घटाएंगे तो इसमें ये परवलय इन्वॉल्व है, तो परवलय से निकालेंगे y की वैल्यू और सॉल्व कर देंगे, समाकलन करके लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने दूसरे टाइप का समझा कि किसी सरल रेखा और वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा जो है, जब दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और उससे पहले थोड़ी सी एक दो बात और समझ लीजिए बच्चों। क्या, जैसे कभी कभी हम क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों, तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, सपोज कि आपको एक ऐसे करके एक वक्र दे दिया, ऐसे करके आपको एक वक्र दे दिया, ये वाला आपको एक वक्र दे दिया कुछ ऐसे करके, और आपसे ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है।
तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो a है और यहाँ x की वैल्यू b है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x इक्वल टू a से b और y dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर होगा क्या कि ये जो क्षेत्रफल है ये x अक्ष के नीचे की ओर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। ये जो क्षेत्रफल है ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, नीचे की ओर ही तो है, ऋणात्मक दिशा में है। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो आपका नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। यार नेगेटिव क्यों आएगा? देखिए इसलिए नेगेटिव आएगा क्योंकि ये जगह ही नेगेटिव वाले क्षेत्रफल में है। ये जो है x अक्ष के नीचे की ओर है, यानी y अक्ष की नेगेटिव साइड में नीचे की ओर है, तो पक्का यहाँ से क्षेत्रफल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जब भी कभी आपका क्षेत्रफल नेगेटिव आए तो आप उसको पॉजिटिव बनाओगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। कैसे बनाएंगे? तो फिर हम इसको लिखेंगे मापांक में, मापांक माइनस के y इंटीग्रेशन a से b y dx ऐसे। तो जब ये मापांक में आएगा बच्चों तो ये मापांक क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, a से b y dx। ठीक है, क्योंकि मॉड जब लगा देते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया ना? या फिर कभी कभी ऐसा भी आ जाए, मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए कि मान लो आधा क्षेत्रफल पॉजिटिव आधा क्षेत्रफल नेगेटिव, मान लो ऐसे हो जाए कि ये चीज हो जाए, ये आपको, या फिर ऐसे ना करके आप ऐसे कर लो कि ऐसे, ये इतना क्षेत्रफल आपसे पूछा है, यानी ये वाला क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ठीक है, और आधा ग्राफ ये है और ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्षेत्रफल तो हमारा x अक्ष के ऊपर है, धनात्मक दिशा में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उतना ही क्षेत्रफल ये है, लेकिन ये नेगेटिव है बस। ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जितना क्षेत्रफल ये है ना उतना ही ये है, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो भाई जब हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव और इसको निकालेंगे तो ये आएगा नेगेटिव, और ये हैं दोनों सेम तो कट जाएंगे, क्षेत्रफल तो जीरो हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो कि दोनों क्षेत्रफल समान है बट आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, तो कट के जीरो हो जाएगा, क्षेत्रफल तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें जीरो नहीं करना है। जब भी कभी हमें ऐसी स्थिति पैदा हो तो हम इस पार्ट का क्षेत्रफल तो बच्चों अलग निकालेंगे, इस पार्ट का। मान लीजिए यहाँ x बराबर 0 से 0 है और यहाँ x बराबर c है, तो आप यहाँ बीच में मान लीजिए x बराबर b है, तो आप इसको दो पार्ट में निकालेंगे। कैसे? a b a, यहाँ मान लो p q r मान लो यार, ठीक है, a b c d तो वैसे ही आ रहे हैं, उसमें कंफ्यूज ना हो। ये p q r s t, तो आप पहले निकालेंगे एरिया p q r s t p q r s पी क्यू आर और प्लस एरिया आर एस टी पी क्यू आर ये वाला एरिया और प्लस एरिया आर एस टी ये वाला एरिया। लेकिन यार ये वाला एरिया नेगेटिव आएगा, तो हम क्या करेंगे फिर इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालेंगे। पहले x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू b तक का, x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू b, ठीक है, और y dx और प्लस ये इसको लिखेंगे मॉड में, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा तो माइनस के कहाँ से लिमिट x इजिकल टू b से लेकर अब कहाँ तक है c तक, क्योंकि इसके लिए कहाँ तक है x इजिकल टू b से लेकर c तक, तो x इजिकल टू b से लेके c तक, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका y dx, ये आएगा मॉड में। ठीक है, तो जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव बट दोनों आपस में बराबर, तो पॉजिटिव वाला तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो उस पार्ट को मॉड में लेके चलेंगे जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाएगा और फिर आगे जाके जुड़ जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है प्यारे। जब भी आप चाहे कहीं भी जाओ भाई, एक्स अक्ष की नेगेटिव नीचे की ओर जाओ या ऊपर जाओ, लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी होने वाला है। तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, प्लस होता है, हमेशा बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ये वाली कि दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है। आपको दो वक्र दे दिए और उनसे घिरा हुआ आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ऐसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, ये आपका प्लेन हो गया
और मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है ऐसे, और ये एक वक्र है, मान लीजिए y बराबर fx वक्र है ये, और एक वक्र कुछ इस तरीके से आपको दे दिया, ये आपका y बराबर gx ग्राफ है, कोई दो ग्राफ है ये, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया। तो भाई अब ये कैसे निकालें, ये तो पंगा हो गया। तो यहाँ पर हम अब क्या करने वाले हैं, या फिर आप इसको देखिए एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिए इस तरीके से, ऐसे ही पूछ सकता है प्यारे, ग्राफ कैसे भी दे सकता है वो, ठीक है। ऐसे करके आपको दे दिए, ठीक है ग्राफ, और एक आपको ऐसे करके दे दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से देगा कुछ वो, हाँ मान लीजिए ऐसे बन रहा है ऐसे करके। तो फिर आप ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो ऐसी स्थिति जब भी पैदा होगी तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं पहले इनके, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। मान लीजिए a, b आ गए, ये c, d आ गए, ये e, f आ गए। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं ये क्षेत्रफल पहले निकालोगे, ये वाला पूरा, ये वाला, और फिर में से फिर ये वाला घटा दोगे, ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखिए कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, यहाँ पे x = a से c तक, x = a से c तक, भाई x की वैल्यू यही तो है, यहाँ x की वैल्यू ये पहली वाली है, तो x = a से c तक की तो लिमिट हो गई। और पहले आप निकालोगे ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, तो इसमें देखिए ये वाला ग्राफ इन्वॉल्व है, और ये कौन सा ग्राफ है, y बराबर fx है, नहीं ये वाला जो ग्राफ है ये y बराबर gx ले लो, ये वाला तो है आपका y बराबर fx, और ये वाला है y बराबर gx। तो देखिए इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये वाला ग्राफ, ये, और ये क्या है हमारा, ये वाला, ये क्या है, ये y बराबर gx वाला है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, gx, और में से फिर हम ये वाला माइनस करने वाले हैं, इतना पार्ट, ये पार्ट माइनस होगा तभी तो ये आएगा। तो इसमें से किसको घटाएंगे, इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, ये वाला gx वाला, ये वो fx वाला, ये कौन सा है, fx वाला, तो में से घटा देंगे fx, और इसका करेंगे फिर हम dx, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे आ जाओ, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट, यानी c से लेके e तक, c से लेके e तक। अब इसमें कौन सा निकालेंगे, ये ऊपर वाला पूरा, तो इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, ये वाला, यानी fx, तो fx, और में से घटाएंगे फिर ये नीचे वाला gx, ठीक है, और इसका करेंगे dx। ऐसा करके आप निकालने वाले हैं जब दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपसे पूछे तो, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट है, और जब हम सवाल करेंगे तो पूरी चीज़ ऐसे क्लियर हो जाएंगी। ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बच्चों में 11th की बात बताने वाला हूँ। ये जो मैंने बताया है ये तो इम्पोर्टेंट था, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अब बताऊँगा आपको, जो कि पूरा चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि पूरे चैप्टर में देखिए, पूरा चैप्टर मैंने देखा है, पूरे चैप्टर में कैसे सवाल हैं, परवलय, अति परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त, इन चारों से संबंधित सवाल हैं। अब ये चारों के आपको समीकरण नहीं पता तो फिर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, हमने क्लास 11th में शंकु परिच्छेद एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें ना 4 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी वृत्त, दूसरा पढ़ा था बच्चों हमने परवलय, ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी बच्चों अति परवलय, और एक हमने पढ़ा था बच्चों दीर्घवृत्त। क्या, दीर्घवृत्त। तो आपको इन सब के समीकरण पता होना बेहद जरूरी है। तो पहले बात करूंगा बच्चों मैं वृत्त के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वृत्त। तो बच्चों वृत्त का जो समीकरण होता है, इसका समीकरण बताऊंगा और ग्राफ बताऊंगा, बस इतनी चीज जरूरी है। समीकरण होता है कुछ इस तरीके से, x² + y² इज इक्वल टू a², ठीक है। या एक और होता है x - h का होल स्क्वायर, या a का होल स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर बोल दो, प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। यहाँ पर क्या है, a क्या है, त्रिज्या, और यहाँ पर r क्या है, यहाँ भी त्रिज्या है, ठीक है। और h, k क्या है, वृत्त के केंद्र हैं,
वृत्त के केंद्र होते हैं। ये आपको याद करना है। कुल मिला के दो समीकरण होते हैं, एक मानक समीकरण और एक व्यापक समीकरण, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसा दे दे आपको तो भी वो वृत्त की वृत्त होगा, और ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर यानी यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दे बराबर कुछ दे दे तो वो भी क्या होगा, एक वृत्त की समीकरण होगी। क्या होगी, वृत्त होगा। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बराबर a, इधर जाएंगे तो x बराबर माइनस a, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो x की वैल्यू क्या होती है, वैसे 0 होती है, लेकिन लंबाई तो त्रिज्या तो हर समय वही बराबर होगी, तो y बराबर भी प्लस a और नीचे y बराबर माइनस a, ठीक है। तो ये है वृत्त का समीकरण, और आपको ऐसी समीकरण कहीं भी दिख जाए तो समझो वृत्त है, आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा बच्चों परवलय। परवलय के बच्चों 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 4 रूप। इसके 4 रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं बच्चों। कौन कौन से समझिए। पहला रूप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसे बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। देखिए कैसे ही राइट हैंडेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पे होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये और यहाँ इसकी नाभि होती हैं, ठीक है, a,0 कुछ करके, ठीक है। ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये फर्स्ट रूप है। कौन सा रूप है, ये फर्स्ट रूप है। सेकंड रूप क्या होता है बच्चों, सेकंड रूप होता है इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax नेगेटिव। ये वाई स्क्वायर प्लस के 4ax, ये वाई स्क्वायर माइनस के 4ax। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, यानी इसका ग्राफ ऐसे बनता है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पे कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये परवलय है। जब भी आपको ऐसी कहीं भी समीकरण दिख जाए तो मतलब वो आकृति कुछ ऐसे बनने वाली है, ठीक है। ये सेकंड रूप हो गया आपका। थर्ड रूप होता है बच्चों, ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये होता है बच्चों अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष की वाई अक्ष की धनात्मक दिशा पे बनती है, ये ऐसे करके ऊपर की ओर, ठीक है। ये आपका थर्ड रूप हो गया और ये इसकी यहाँ पे नाभि होगी। और चौथा जो रूप होता है बच्चों वो होता है इसका ये वाला कुछ ऐसे करके। इसका जो समीकरण होगा वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay, और ये ऋणात्मक दिशा में नीचे की ओर बनती है ऐसे करके। तो ये 4 रूप पढ़े हमने, एक एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा पे, एक एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा पे, एक वाई अक्ष की पॉजिटिव दिशा पे, एक वाई अक्ष की नेगेटिव दिशा पे। इसे राइट हैंडेड पैरा बोलते हैं, इसे लेफ्ट हैंडेड पैरा बोलते हैं, इसे अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, इसे डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि राइट हैंडेड इसलिए राइट हैंड पे बनी है, लेफ्ट हैंडेड इसलिए लेफ्ट पे बनी है, अपवर्ड इसलिए ऊपर बनी है, डाउनवर्ड इसलिए नीचे बनी है, ठीक है। तो ये 4 रूप हैं परवलय के और चारों के समीकरण है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा पे एक्स अक्ष की पे, और एक्स इक्वल टू 4ay और एक्स इक्वल टू माइनस 4ay, तो एक्स की वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा पे बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये परवलय के 4 रूप हो गए। अब इसके बाद आएगी आपको बच्चों जो है अति परवलय। समझ में आए ना, इनके समीकरण भी आपने नोट कर लिए ना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना बेहद जरूरी है प्यारे। जब तक आपको ये चीज चित्र नहीं पता, आपको ये चित्र याद करने, बस कुछ नहीं करना आपको, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इनकी सबकी समीकरण याद हो जो मैंने आपको दिया है, और उनके सबके चित्र याद हो कि इस समीकरण का समीकरण ऐसा है तो इसका चित्र कैसा बनेगा और किस अक्ष पे बनेगा, ये चीज आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अति परवलय। अति परवलय में बच्चों अति परवलय, ठीक है, अति परवलय में कुछ इस तरीके से बनते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, या इसकी एक दिशा ये भी होती है कुछ ऐसे करके, ठीक है। नहीं सॉरी बच्चों, ये कुछ हाँ ऐसे ही बनेगा कुछ ये ऐसे करके, ये अति परवलय का रूप है। इसके समीकरण जो लिखाऊं तो वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये होंगे आपके इसके और इज इक्वल टू क्या होता है 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होते हैं अति परवलय के समीकरण, ठीक है बच्चों। या फिर यहाँ पे कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, वो डिपेंड करता है, देखिए वो डिपेंड करता है, यहाँ पे ए बड़ा है बी से तो आप ये बनाएंगे, और बी बड़ा है ए से तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं ये समीकरण ध्यान रखने हैं।
इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, ठीक है। तो ये अति परवलय के समीकरण आपको याद रखने कब, जब a बड़ा हो b से तो ये, जब b बड़ा हो a से तो ये, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी अगर a बड़ा हो b से तो x अक्ष पे बनेंगी और b बड़ा हो से तो y अक्ष पे बनेगी, ठीक है। चलिए, तो ये अति परवलय हो गई, इसके आपको समीकरण याद रखने और ग्राफ याद रखने, इसके कम पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वृत्त से पूछे जाते हैं, अति परवलय से इससे कम आते हैं। अब देखिए दीर्घवृत्त का कैसा होता है ग्राफ, दीर्घवृत्त, देखिए दीर्घवृत्त का कुछ ऐसा होता है बच्चों, देखिए ऐसे करके, ये कुछ ऐसा होता है दीर्घवृत्त, ऐसा, ठीक है। इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ a बड़ा होता है b से, यानी ये होता है a और ये होता है b, तो a बड़ा है b छोटा है, ये a होता है ये b होता है, ठीक है। तो a बड़ा है b से तो आप ये बनाएंगे, ठीक है। और एक होगा इसका y अक्ष पे अगर हम बनाएं तो इसको कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ये कब होता है, ये जो है जब b बड़ा हो a से, यानी इसका जो होगा समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 ही होगा, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि b बड़ा होना चाहिए a से, अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो फिर वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये समीकरण आपको याद रख लेना है, ठीक है, दीर्घवृत्त की, ओके। तो ये 4 तरह की मैंने आपको बताए, 11th में हम चारों के बारे में पढ़ते हैं, चारों के मैंने आपको समीकरण बताए, चारों के फॉर्मूले बताए। आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप इन सबको अच्छे से याद कर लें पहले, ठीक, फिर आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्री का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और जो नया बैच स्टार्ट होने वाला ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।